काफी है। बाहर अस्पताल की लॉबी में किसी को अभी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है, और आदित्य को यह भी नहीं पता था कि यह जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है, क्योंकि दरवाजे के बाहर कानून इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो बाहर खड़े लोगों की सांसें थम गईं। कुछ को उम्मीद थी, कुछ को डर, और कुछ को बस तमाशा चाहिए था। आदित्य सबसे पीछे निकला, बिना किसी हीरो वाली चाल के, सिर थोड़ा झुका हुआ, आंखों में थकान। सीनियर डॉक्टर आगे आए। मरीज अब खतरे से बाहर है। एक पल को सन्नाटा रहा, फिर शोर। मीडिया के कैमरे चमक उठे। सर, क्या यह चमत्कार है? क्या हॉस्पिटल ने नई तकनीक इस्तेमाल की? लेकिन इससे पहले कि कोई आदित्य की तरफ इशारा करता, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हरकत में आ गया। यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा। अगर पता चला कि एक स्टूडेंट ने... वाक्य अधूरा रह गया। आदित्य को एक कोने में बैठा दिया गया। तुमने अच्छा किया, एक नर्स ने फुसफुसाकर कहा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। उसे तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे बस राहत थी। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस! एक इंस्पेक्टर तेज कदमों से अंदर आया। कौन है आदित्य? आदित्य खड़ा हो गया। मैं। इंस्पेक्टर ने सीधे कहा। बिना लाइसेंस मेडिकल प्रोसीजर करने के आरोप में तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। भीड़ फिर शांत हो गई। आदित्य की मां, जो किसी तरह खबर सुनकर पहुंची थी, आगे बढ़ी। साहब, मेरे बेटे ने जान बचाई है। इंस्पेक्टर ने नजरें नीचे कर लीं। मां, हम समझते हैं, लेकिन कानून... आदित्य ने मां का हाथ पकड़ा। रो मत, उसने कहा। अगर आज नहीं करता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हथकड़ियां उसकी कलाई पर कस गईं। वही कलाई जिन्होंने कुछ देर पहले एक दिल को संभाला था। कैमरे सब कैद कर रहे थे। पुलिस जीप चल पड़ी। पीछे अस्पताल खड़ा था, चमकता हुआ, चुप। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या सही काम की यही कीमत होती है? और शहर में उसी वक्त एक करोड़पति आईसीयू के बिस्तर पर आंखें खोलने वाला था। उसे अभी यह नहीं पता था कि उसकी धड़कन किसने लौटाई है। कहानी अभी बाकी थी। आईसीयू की हल्की नीली रोशनी में करोड़पति विराज मल्होत्रा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सीने में हल्का दर्द था, लेकिन धड़कन स्थिर थी। मशीनों की बीप अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसने सूखे होंठों से पूछा, मैं जिंदा हूं? पास खड़े प्राइवेट डॉक्टर ने तुरंत झुककर कहा, जी सर, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हॉस्पिटल की टीम ने... विराज ने उसकी बात काट दी। झूठ मत बोलो। बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हारे चेहरे देखे थे। तुम लोग घबरा गए थे। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन रुतबा जिंदा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका पर्सनल असिस्टेंट आगे आया। सर, सच ये है कि आपको बचाने वाला कोई सीनियर सर्जन नहीं था। विराज की भौहें सिकुड़ी। तो कौन? कुछ पल की चुप्पी के बाद असिस्टेंट ने कहा, एक मेडिकल स्टूडेंट, बहुत गरीब, कूड़ा बीनकर पढ़ाई करता है। विराज के चेहरे पर हैरानी साफ थी। नाम? आदित्य। मॉनिटर की बीप तेज हो गई। और वो कहां है? सर, पुलिस उसे ले गई है। बिना लाइसेंस सर्जरी का केस... विराज ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद खोलीं तो उनमें गुस्सा था। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई, वो जेल में है। उसने ड्रिप हटाने की कोशिश की। तुरंत फोन लगाओ। उसी वक्त शहर की हवालात में आदित्य फर्श पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी, आंखें बंद। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे डर भी नहीं लग रहा था। उसे बस मां की चिंता थी, और एक अजीब सा सुकून भी। कम से कम आदमी जिंदा है, उसने सोचा। दरवाजा अचानक खुला। हवलदार ने कहा, तू आदित्य? हां, चल बाहर। आदित्य को समझ नहीं आया। वह चुपचाप उठा। बाहर आते ही उसने देखा, पुलिस अफसर खड़े हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। जी सर, अभी छोड़ रहे हैं। जी। हथकड़ियां खुल गईं। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी जमानत हो गई है। किसने? आदित्य ने पूछा। इंस्पेक्टर ने एक नाम लिया, विराज मल्होत्रा। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। अस्पताल में कुछ घंटे बाद आदित्य को आईसीयू के कमरे में ले जाया गया। विराज उसे देख रहा था। वही सादा कपड़े, वही शांत आंखें। तो तुम हो, विराज ने कहा, जिसने मेरी धड़कन वापस दी। आदित्य ने बस इतना कहा,
मैंने अपना फर्ज किया सर। विराज मुस्कुराया। आज समझ आया, उसने धीमे से कहा। कभी कभी सबसे कीमती चीजें कूड़े में नहीं, कूड़े से उठकर आती हैं। और वहीं उस कमरे में एक नई कहानी की नींव रखी जा रही थी। कमरे में कुछ पल की खामोशी थी। मशीनों की धीमी आवाज के बीच विराज मल्होत्रा आदित्य को देखता रहा, जैसे किसी किताब का ऐसा पन्ना पढ़ रहा हो जो उसकी सोच बदल दे। तुम जानते हो, विराज ने कहा, मेरी एक साइन से लोग करोड़ों कमा लेते हैं और एक फोन कॉल से जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। आदित्य ने नजरें नीचे रखीं। सर, मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। विराज हल्का सा हंसा। यही बात तुम्हें अलग बनाती है। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। इसे बैठने को कहो। आदित्य कुर्सी पर बैठा। उसके कपड़े अब भी वहीं थे। बाहर मीडिया का शोर था, लेकिन यहां अंदर माहौल अलग था। तुम्हें पता है, विराज ने कहा, हॉस्पिटल तुम्हें बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए चुप था। अगर मैं न बोलता तो तुम आज भी जेल में होते। आदित्य ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। सर, अगर दोबारा वही हालत होती तो भी मैं वही करता। विराज की मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई। और अगर इसकी कीमत तुम्हारा करियर होता तो भी, आदित्य ने बिना सोचे कहा। डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। विराज ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, उसने कहा। पैसा, कार, विदेश की पढ़ाई, जो चाहो। आदित्य चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, सर, अगर सच में देना चाहते हैं तो एक काम कर दीजिए। कहो। मेरी मां को अब बर्तन न मांजने पड़े और मेरी फीस, किताबें, बस उतना। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी जान बचाने के बाद इतनी छोटी मांग। विराज ने सिर हिलाया। आज तुमने मुझे कुछ सिखाया है, आदित्य, उसने कहा। हर चीज की कीमत पैसे से नहीं लगाई जाती। उसने डॉक्टरों की तरफ देखा। और तुम सब याद रखना, आज अगर यह लड़का न होता तो मेरी जगह कोई और होता। डॉक्टरों के सिर झुक गए। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई थी। विराज ने अगला वाक्य धीरे से कहा, और एक बात, मैं चाहता हूं कि आदित्य का केस वापस लिया जाए, पूरी तरह, और इसे वही सम्मान मिले जो एक डॉक्टर को मिलता है। यह फैसला आसान नहीं था। कानून, मेडिकल काउंसिल, हॉस्पिटल, सब बीच में थे। आदित्य समझ गया था, यह लड़ाई अभी बाकी है। और यह लड़ाई ऑपरेशन थिएटर में नहीं, सिस्टम के सामने लड़ी जानी थी। अगली सुबह शहर अलग लग रहा था। अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थीं। कूड़ा बीनने वाला नहीं, मेडिकल स्टूडेंट। जिस हाथ को समाज ने नजरअंदाज किया, उसी ने दिल बचाया। आदित्य मां के साथ एक छोटे से कमरे में बैठा था। वही कमरा, वही टूटी कुर्सी। लेकिन आज हवा में कुछ और था। डर नहीं। आदित्य ने अखबार मोड़ा। मां, शोर ज्यादा हो रहा है, उसने धीरे से कहा। मां ने उसकी हथेली पकड़ ली। बेटा, पहली बार लोग सच देख रहे हैं। उसी दिन मेडिकल काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हॉस्पिटल के बड़े अधिकारी, सीनियर डॉक्टर और कानून के लोग आमने सामने थे। एक तरफ नियम थे, दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान। सीनियर डॉक्टर वही बोले जो ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे। अगर उस दिन आदित्य न होता तो हम एक लाश पर चर्चा कर रहे होते। काफी देर बहस चली। आखिर फैसला आया। आदित्य पर कोई केस नहीं चलेगा। उसका मेडिकल रिकॉर्ड साफ रहेगा और सबसे बड़ी बात, उसे स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह कोई इनाम नहीं था, यह स्वीकार था। कुछ हफ्तों बाद आदित्य फिर कॉलेज गया। इस बार लोग हंसे नहीं। कुछ ने रास्ता दिया, कुछ ने हाथ मिलाया। वही लड़के जो पहले ताना मारते थे, अब पूछ रहे थे, भाई कैसे किया? आदित्य वहीं रहा, शांत, काम में डूबा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह कूड़ा बीनने नहीं जाता था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। एक शाम वह उसी बड़े हॉस्पिटल के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार बोरा कंधे पर नहीं था। आईडी कार्ड गले में था। उसने अंदर देखा और मन ही मन कहा, मैं आ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन उस दिन से शहर ने एक बात सीख ली थी। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही कहानियां लाने की ताकत देता है।
खट्टा खाना मुझ में मत लपेटो, नींबू और टमाटर के साथ। मैं मेटल छोड़ता हूँ जो तुम्हारे शरीर के लिए खतरनाक है। कांच या स्टील ज्यादा सुरक्षित है। मैं सालों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मेरी दरारों में बैक्टीरिया बस चुके हैं। मैं फ्रिज को बंद रखता हूँ, लेकिन मेरी गंदगी पूरा फ्रिज खराब कर देती है। मेरी फंगस से बदबू और बैक्टीरिया फैलते हैं। अगर मुझे साफ नहीं करोगे तो खाना भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रोज की चाय में मैं सिर्फ स्वाद नहीं, गंदगी भी छान रहा हूँ। मेरी जाली में जमा पुरानी मैल बैक्टीरिया बन चुकी है। अगर मैं काला पड़ गया हूँ तो मुझे बदल दो। मेरी खरोंचें दिखती छोटी हैं, लेकिन हर बार मैं कोटिंग के कण खाने में मिला रहा हूँ। अगर मैं छिल गया हूँ तो अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे बार बार मत गरम करो। अब मैं तेल नहीं रहा, जहर बन चुका हूँ।